ट्रंप साहब ने जो बिगल बजा दी है वेनेजुएला वाली कार्रवाई के बाद, ट्रंप साहब ने 500% तक टैरिफ स्लैब करने की बात कर रहे हैं चाइना पर भी और भारत पर भी। इसका क्या नतीजा निकलेगा? आउटलॉ एक्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे कहते हैं ना कि गुंडागर्दी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, दो चीजें तो जो बड़ी वादे तौर पे सामने हैं कि ट्रंप जो है वो आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाता है। ट्रंप जो है वो इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाता है, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन इसके अंदर कम से कम 5 से 6 और कहानियां भी छुपी हुई। देखिए, एक तो इसमें तेल की कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। वेनेजुएला का आपने नाम दिया, 300 अरब बैरल, 300 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। उसको आप सोचिए कि बगैर बम मारे, बगैर अपनी फौज वहां बिठाए, वो उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक कहानी इसमें बनती है रिजीम चेंज की, कि अमेरिका बड़े अरसे से जो है वो रिजीम चेंज करता है, लेकिन ये वाला जो किया है उसने काम, ये कहीं किताबों में पहले नहीं लिखा था कि आप एक मुल्क के अंदर जाएं, उसके सदर उसकी बीवी को उठा लाएं और उसके सारे ज़खायर के ऊपर कब्जा कर लें, इतना साफ सुथरा तरीके। एक कहानी इसके अंदर छुपी है चाइना के रडार्स की, जो वेनेजुएला में लगे हुए थे और काम नहीं किए। एक कहानी इसमें छुपी है रूस के मिसाइल्स की, वहाँ पे S-300 की बैटरीज रूस की लगी थी और वो काम नहीं किए होंगे। फिर एक कहानी और छुपी है और एक पैगाम छुपा है। अब देखिए कि चाइना ने लगभग 100 अरब डॉलर के कर्जा दिए थे वेनेजुएला को, तो बड़े मुरासन थे उनके, माशी भी ताल्लुकात बहुत थे, सियासी ताल्लुकात थे। लेकिन जब मुसीबत पड़ी है वेनेजुएला पे, तो ना चाइना उसकी मदद करने को आया है और ना रूस उसकी मदद करने को आया। तो दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और उसमें बड़े नए नए अस्बाक सामने आ रहे हैं, नए नए तरीक़ाकार जंग लड़ने के आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राइनो जी एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी करने वाले ट्रंप को अब भारत से खुली दुश्मनी भारी पड़ने वाली है। भारत को झुकाने की नाकाम कोशिश करने वाला ट्रंप भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाकर खुद अपने ही मुल्क को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो भारत को ट्रंप टैरिफ से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बर्बाद खुद अमेरिका होने वाला है। अब आप सोचिए कि अमेरिका ने हमला जो किया है उसमें शुरुआत हुई है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि आपने जो उनके रेडार्स को अंधा कर दिया, उनके मिसाइल्स को अंधा कर दिया और फिर बाकी बचा क्या। पहले एक जमाने में जंग होती थी कि आपने डोमिनेशन ऑफ एयर सुपीरियरिटी को, आपने हवा में अपनी तैयारे भेज रहे हैं, इसने कुछ नहीं है। अब ये नया तरीका इसने ईजाद कर दिया, तो इसमें बहुत सारे पैगामात हैं। जिस सवाल का आप सुराग ढूंढ रहे हैं, इसके बाद तो लगता है कि उसने अपने पेट्रोल डॉलर जो हैं, जो कोई 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के बनते हैं, उनको बचा लिया है। कोई 17 ट्रिलियन डॉलर का जो तेल वेनेजुएला के पास है उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो कब्जा हो गया, जो अमेरिका ने कब्जा कर लिया, वेनेजुएला का तेल पे कब्जा कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब वो रूस की जानिब बढ़ गया है, बहरा ओकियानूस में उनका जहाज भी रोक लिया, उसको कब्जे में ले लिया। और भारत को उन्होंने कहा है कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 500% जो है वो टैरिफ लगेगा। अगर भारत जो है वो तेल खरीदना बंद नहीं करता, जो कि अभी तक उसने बंद नहीं किया, तो कितना बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है और इसमें क्या पाकिस्तान पर कोई मुस्बत असरात हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइएगा कि जो तेल की कीमतें कम हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान पर इसके असरात जो है वो बेहतर अंदाज से हो सकते हैं मुरतब, क्योंकि यहां पर तो लेवी जो है वो 100 रुपए को टच कर रही है और 150 रुपए तक टैक्स है। देखिए, पिछले 8 महीने की जो पाकिस्तान की कहानी है, वो भी कहानी पाकिस्तान के पहले कहीं 78 सालों में हमने सुनी नहीं।
जो हमारे चैलेंजेस हैं जिसकी तरफ अभी मुझे लगता है पहला कदम भी नहीं उठाया जा रहा, वो सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखिए, कोई 22 सेंट की बिजली और हमारे हमसाया ममालिक में आधी बिजली उसकी कीमत थी, तो हमारा एक्सपोर्टर क्या करेगा? बिजली का बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई 3 ट्रिलियन रुपए का चैलेंज है। इसी तरह गैस का बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का, ट्रिलियन रुपी का वो भी चैलेंज है। फिस्कल का जो हमारे बजट का चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स वाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सद दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा, कुछ ऐसे करके है। नहीं सर, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपके दोस्त भी हैं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ दोस्ती है जिनकी, जिनमें के गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं और वो आपके साथ काम भी कर रहे हैं और कई तरह के जो अवार्ड्स हैं वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। तो आप अर्जुन जी, मैं आपसे बात कह दूं, यहाँ तो मैं एकदम स्पष्ट हूँ, क्लियर हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आपके फायदे और नुकसान दोस्त और दुश्मन होते हैं। सऊदी अरेबिया को मैं अपना दोस्त कैसे मान लूं, यूएई को मैं अपना दोस्त कैसे मान लूं, वो हमें अपना दोस्त मानने दे रहे हैं क्या? पॉइंट ये कि हमारे फायदे नुकसान अभी टैली कर रहे हैं, इसलिए सऊदिया यूएई उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। कल को हो सकता है कि ये फायदे, भाई एक समय था जब सऊदिया यूएई जो थे वो जितने भी हमारे अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे उनका गढ़ था, वहां से इंडिया के अगेंस्ट में सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी। कश्मीर में जो आप रेडिकल इस्लामाइजेशन देख रही हैं, और इंडिया के कई पार्टों में सऊदी पेट्रो डॉलर ने उसका काम किया। जैसे जैसे पेट्रो डॉलर कम हो रहा है, आप देखिए उसकी फंडिंग कम होती जा रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है। आपका समय, आपकी आवश्यकताएं, जरूरतें ही आपके दोस्त और दुश्मन का निर्माण करती है। जो आज 10 साल में आपका दुश्मन दोस्त है, 10 साल बाद हो सकता है वही आपका शत्रु बन जाए। अमेरिका और जापान एक समय बहुत बड़े शत्रु थे, आज बहुत बड़े मित्र हैं। जर्मनी और अमेरिका एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे, एक दूसरे के बहुत बड़े आज मित्र हैं। अमेरिका और रशिया एक साथ मिलकर के लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में, आज एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो डायनामिक सिर्फ टाइम रहता है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है। आज का फ्रेंड कल का एनिमी, कल का फ्रेंड आज का एनिमी।